हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे हम। डेमोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसकी एक अलग ही मीनिंग है, डेमोस। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है लोग, और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि लोगों का वर्णन करना। इससे मतलब ये है कि लोग मतलब इसमें सभी आते हैं। आपको इसमें पुरुष भी आ जाएंगे, महिलाएं भी आ जाएंगी, बच्चे भी आएंगे, और जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी आ जाएंगे। तो सभी तरीके के लोग इसके अंदर आपको आने होते हैं। ठीक है, मतलब सभी तरह के लोग इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा और इसकी वर्णन करना, यानी कि कितने लोग हैं, उनकी क्या एज है, और महिला और पुरुष का अनुपात क्या है, ये सभी इसके अंदर आएगा। अनुपात से मेरा मतलब है कि अगर 1000 पुरुष है तो उनके लिए महिलाएं कितनी हैं। 1000 पुरुष के लिए क्या 1000 महिलाएं हैं। इंडिया में शायद अभी हो गया हो ऐसा, कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास 2011 की जनगणना है, आप सभी को पता होगा, यानी कि लेटेस्ट है वो भी, कि अभी 2021 में होने वाली थी, पर वो कैंसिल हो गई है, वो नहीं हुई है किसी भी कारण से। इसलिए अभी हम लेके चलते तो 2011 का आंकड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो महिलाएं कम हैं, 200 900, मतलब कि ऐसा चलता है आंकड़ा, 240 42 इस तरीके से 2011 की जनगणना के अंदर आया था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे ये फ़ायदा है कि आपको एक आंसर लिखने का तरीका मिल जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जनसांख्यिकी के बारे में बताइए, तो आप मतलब एक नंबर में पूछ लिया, तो आप बताओगे कि उसका मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी को क्या बताते हैं हम। डेमो मतलब डेमोस, और ग्राफाइन, इसको मतलब आपको डिफाइन करना है कि क्या होता है, और बस आपका जो है 1 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपके 1 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। उसके अलावा जनसंख्या का आकार जो होता है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है ये भी देख लो। परिवर्तन करने का तरीके होते हैं जनसंख्या में, जैसे कि यहाँ पे देख बता रहा हूँ मैं ये वाला पॉइंट। जैसे कि जन्म हो गया बच्चे का, तो क्या हो गया, जनसंख्या में परिवर्तन आ गया, यानी कि एक बच्चा जो है उसकी एक जो नंबर है वो बढ़ गया। हमारे पहले तो हमारे घर में 10 बच्चे थे, है ना, 10 लोग थे, मतलब सब मेंबर थे। अब एक बच्चा और हमारे घर में आया है नया, तो जनसंख्या बढ़ गई। अगर मृत्यु हुई है तो जनसंख्या कम हो जाएगी, पहले 10 थे अब 9 ही रह गए हैं। और प्रवास, यानी कि किसी एक क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाना, उसको आवास कहते हैं, प्रवास कहते हैं, है ना। जैसे कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली में मतलब कि मैं खाली करके जाऊँगा बेंगलोर में, कहीं और किसी और राज्य में, तो मैं क्या करूँगा, प्रवास करूँगा। खाली स्थान मतलब कि चीज़ को मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, उस स्थिति में। उसके बाद उसके बाद कई प्रकार की होती है ये, आपको देखने को मिलेगा। जो जनसंख्या होती है, जनसांख्यिकी होती है, उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि आकारिक जनसंख्या, ठीक है, येलो में देखो आप, एक होती है आकारिक जनसंख्या, एक होती है सामाजिक जनसंख्या। आकारिक जनसंख्या का मतलब होता है नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मात्रा होती है वहाँ पे, यानी कि आप काउंटिंग करते हैं। पर सामाजिक जनसंख्या के अंदर आप काउंटिंग नहीं करते, आप समाज के बारे में अध्ययन करते हो कि कैसा समाज है, कितना विस्तृत है, क्या आकार है उसका, या फिर राजनीति के बारे में, या फिर उनकी इकोनॉमी क्या है, यानी कि उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में आप ध्यान करते हो, इसमें अध्ययन करते हो। ध्यान से मतलब है अध्ययन करना। और इसके अंदर आपका एक सवाल भी आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों पढ़े जा रहे हैं हम, ये तो एक इकोनॉमी का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं काउंटिंग के बारे में, है ना। कि जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है उनको तो लग रहा होगा कि ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, पर ये इकोनॉमी का नहीं है। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आया है ना, हमारा जो जनगणना का कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी, सॉरी, हमारी जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, ये इसका जन्म हुआ है। ठीक है, एक मतलब एक प्रॉपर हमें सब्जेक्ट चाहिए था, जिसके अंदर हम हर एक चीज़ों के बता सकें कि भाई इतने पुरुष हैं, इतने महिलाएं हैं। ये आप सोसाइटी के अंदर देखते हो डेफिनेटली, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने की लोगों की मृत्यु हुई है, किस कारण से हुई है, इन सभी के पीछे जो आप रीज़न देखते हो, ये मतलब कि जो पढ़ते हो इनके बारे में, आप ये सब पढ़ते हो इसी के अंदर, यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर, समाजशास्त्र के अंदर। इसी की वजह से ये सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हमें महसूस हो रहा था कि हमें एक सब्जेक्ट चाहिए जो कि सिर्फ इसी के बारे में हो, समाजशास्त्र के बारे में हो, और इसके अंदर हम जनगणना के बारे में बता सके। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो है इकोनॉमी के अंदर उसका फ़ायदा दे सके।
ठीक है, मतलब वो तो एक अलग चैप्टर हो गया। अभी हम बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेज सरकार ने सर्वप्रथम 1867 और 72 के बीच प्रारंभ किया, और फिर तो 81 से हर 10 साल बाद जनगणना की जाती रही है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये हुआ, ठीक है, यानी कि एक नंबर ये दे रखा है आपको 1867 से 72 में आपको पहला मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें रियलिटी में तो 81 में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्चुअल एक मानेंगे ना आंकड़ा, तो 71 नहीं है, वो 1881 1881 को मानेंगे, जब से जो है जनगणना हर 10 साल बाद आपको देखने को मिलेगी। और एक बहुत बहुत बड़ा कार्य भी है, जनसंख्या बड़ी होती है तो वहाँ पे जो काम हो जाता है बहुत बड़ा होता है। जनसंख्या की संबंध कुछ सिद्धांत और संकल्पनाएं भी है, जैसे कि माल्थस का सिद्धांत मिलेगा आपको। इन्होंने एक ऐसे लिखा है ऑन पॉपुलेशन के ऊपर, यानी कि जनसंख्या के ऊपर एक ऐसे लिखा हुआ है। उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जो जनसंख्या होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि हमारा जो उत्पाद है ना, उत्पाद से मेरा मतलब है कि भोजन जो हम खाते हैं, खाना और कपड़ा और अन्य जो भी चीज़ें होती हैं इंसान को जो चाहिए होती है उनकी, मतलब कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए, वो सभी जो चीज़ों को जो बढ़ने का जो समय होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जबकि जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। जनसंख्या को आप मानो बुलेट ट्रेन, और जो हमारे जो उत्पाद है उसको आप मानो एक मालगाड़ी जो कि बहुत मंदी मंदी चलती है, इस तरीके से, राइट। तो ये क्या है, एक उन्होंने एक नंबर दिया है वहाँ पे, ये कुछ मतलब नंबर के बारे में बता रहे हैं, नीचे आप देख रहे हो। एक तो होता है ज्योमेट्रीय गुणोत्तर रूप में, ठीक है, इसको कैसे देखते हैं हम, 4 2 4 8 16 32, तो ये क्या है, डबल होता है। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं वृद्धिक वृद्धि गणितीय, ठीक है, या फिर इसको समांतर रूप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक दो का पहाड़ा चलेगा यहाँ पे, यानी कि टेबल चलेगा 2 4 6 8 10 इस तरीके से। तो क्या है, नीचे वाला आपको पता चल रहा होगा देख के कि ये हमारा है उत्पाद के लिए, ठीक है, पर जो ऊपर वाला है ये हमारी जनसंख्या के लिए है, डेमोग्राफी के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके लिए उन्होंने दिया हुआ है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, 2 4 8 16 32 ऐसे बढ़ती है, लेकिन जो उत्पाद है उसकी जो नंबर है, जो जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो स्लो रहती है। बढ़ती तो है वो भी, ऐसा नहीं कि नहीं है बढ़ रही है वो, पर बढ़ती है लेकिन वो स्लो बढ़ती है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग बहुत ही कम स्पीड में रहती है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो है भुखमरी में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि भाई इसको हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता। सुझाव में वो बोल रहे हैं कि भाई हम कृत्रिम निरोध जो है हम अपना सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बड़ी उम्र में विवाह करें तो बच्चे कम पैदा होते हैं, या फिर हम यौन संयम रखें, यानी कि जब हम प्रजनन करने की दर जो है उसको कम कर दें, जैसे कि कोई भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्डम यूज़ करते हैं, उसको अगर हम यूज़ करें सही तरीके से तो जो बच्चे पैदा करने का जो एक तो प्रोसेस है वो मंदा हो सकता है, ठीक है, मतलब कि जो बच्चे जिस स्पीड से पैदा होते हैं उसको हम कम करें किसी भी तरीके से। और या फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है, अगर बहुत सारी जनसंख्या हो गई है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, तो हम ब्रह्मचार्य का पालन करें, वहाँ के जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको शादी करने ना दें, ठीक है, ना कि खुद का ही मन होना चाहिए ना कि ब्रह्मचार्य का पालन करना नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी है। प्राकृतिक निरोध पॉजिटिव चेक्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, यानी कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इन सभी कारणों से भी जो है जनसंख्या कम हो जाती है, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली देखते हो कि हज़ारों लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग एक बार ही में मर जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये क्या है, नेचर अपने आप को साफ करने के लिए करता है ऐसी सारी चीज़ें, कि जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है ना किसी क्षेत्र में, किसी देश में, तो ऐसा होता है, आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें, कृत्रिम निरोध। और कुछ विचारक हैं, इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं, जैसे कि आपको मिलेगा देखने को, जैसे कि उदारवादी है, या फिर हम देखते हैं मार्क्सवादी विद्वान। तो ये कौन है, विद्वान है बेसिकली, ठीक है, यानी कि एक समझदार लोग हैं बहुत ज़्यादा, इनका मतलब एक विचार है इनको, इसलिए यहाँ पे हम समाजवादी या फिर जो भी है, एक उदारवादी व्यक्ति कह रहे हैं, एक तो को हम कह रहे हैं मार्क्सवादी व्यक्ति, यानी कि हमने पढ़ा
और 11th क्लास में पढ़ा था हमने शायद मार्क्सवाद के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में एक पूरा चैप्टर था, आपको याद होगा तो ये वही व्यक्ति हैं जो कि मार्क्स के जो विचार हैं उनसे प्रभावित हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उदारवादी, ये कुछ लोग हैं जो कि एक उदारवादी विचार के लोग हैं, जैसे कि मार्क्सवाद है, ये भी विचार है, उदारवाद है, ये भी विचार है, ठीक है। तो यानी कि इनके कुछ लोग हैं ऐसे, यानी कि जिनकी सोच इन लोगों से मिलती है, तो ये क्या है, उस विचार को, उस सोच को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बस यही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, विचार इन ये जो लोग हैं ये आलोचना कर रहे हैं माल्थस के सिद्धांत की, ये कह के कि तुम गलत कह रहे हो, जनसंख्या स्पीड से नहीं बढ़ रही है, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, उसके पीछे कारण है कि जो सामान है, जो उत्पाद हो रहा है, उसको हम समान रूप से वितरण नहीं कर पा रहे हैं। अमीरों को तो हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा उनको मिल रहा है, जबकि जो गरीब व्यक्ति है उसको मिल ही नहीं रहा है। संसाधन तो बहुत है हमारे पास, उत्पाद बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, लेकिन जो वितरण करने का तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं, वो सही से कर नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं। और जो इनके आलोचक हैं, ठीक है, आपको हर जगह मिलते हैं आलोचक लोग देखने के लिए, जो आलोचना करते हैं हर एक चीज़ की, और होनी भी चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति है, इंसान है, अगर वो थोड़ा बहुत भी कुछ में कुछ गड़बड़ी है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें हर एक पक्ष पता होना चाहिए किसी भी बात का, क्योंकि हर एक चीज़ हमेशा 100% मतलब कि ट्रू नहीं होती, है ना, तो इसलिए। उसके अलावा जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत भी बताता है आपको। जनसांख्यिकी संक्रमण के अंदर एक सिद्धांत है ये भी, जो कि कहता है, कुछ स्टेप्स बता रहा है आपको, लगभग 3 स्टेप्स है इसके अंदर, 3 स्टेप कह लो, टाइप कह लो, या फिर चरण कह लो। इसके बारे में बता रहा है कि 3 तरीके के समाज आपको देखने हैं, ठीक है, या फिर आप परिवार देख लो, 3 परिवार है। एक परिवार है गांव वाला परिवार, यानी कि जो कम शिक्षित है, जिसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है, यानी कि गरीब है, एक तरीके से ये समझ लो आप। उस समाज में क्या होगा, जो जनसंख्या होगी ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के काम करते हैं, ठीक है, मेहनत का काम होता है, तो उनकी जो मृत्यु होती है वो थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। पर जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत स्पीड में होते हैं। तो ये हो गया पहली बार में, ये कह रहा है कि पहला चरण में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो यानी कि क्या होता है, जो जन्म वृद्धि दर है वो तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरे वाले में, दूसरा वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तो पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप शुरू होगा आपका दूसरा चरण। इसमें क्या होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत तेज होती है, यानी कि बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी मरने की जो संख्या है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि वो क्या है, वहाँ पे जो एक बैलेंस होता है ना वो बना रहेगा, बच्चे मर भी रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जगह जो है, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 800 लोग या 900 लोग रोज मर रहे हैं, तो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब बैलेंस समझ लो आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं मिल रहा आपको देखने को। तीसरी बारी में अगर हम एक अलग स्टेप को देखें, यहाँ पे देख लो आप, तीसरा चरण क्या कहता है कि लगभग अब यहाँ पे आप मान लो कि एक विकसित समाज है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उसके पास, यहाँ पे क्या होता है, जन्म दर बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है, और मृत्यु दर भी बहुत स्लो होती है, तो क्या होता है, यहाँ पे भी बैलेंस रहता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है एक फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा कि भाई लोग मर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक जैसे कि एक व्यक्ति मरा है, उसकी जगह पे एक और व्यक्ति पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, इसको हम ऐसे तरीके से लेते हैं। तो 3 तरीके का हमने यहाँ पे बात की है। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट भी देखने को मिलता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जब आप गुब्बारे के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर देते हो तो वो क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो ऐसे ही हम अगर किसी स्थान में बहुत ज़्यादा जनसंख्या कर देंगे, बच्चे पैदा कर देंगे दुनिया भर के, तो क्या होगा, वहाँ पे विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। आगे और चलेंगे, सामान्य संकल्पनाएं। देखो इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि आप जो है, मतलब वहाँ पे एक जो हॉस्पिटल है वगैरह जो है, जो सर्विसेज हैं बहुत अच्छी है, तो लोग मर कम रहे हैं, लेकिन पैदा जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है विस्फोट देखने को आपको मिलता है। जैसे कि अभी भारत है, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, और मतलब हॉस्पिटल्स भी अच्छे अवेलेबल है हमारे पास, और मतलब गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, हर तरीके के हमारे पास चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या निरंतर तो है, मतलब कि लोग मरते इतने नहीं हैं, लेकिन पैदा जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में अभी भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम जनसंख्या को देखते हैं तो भाई वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है तेज़ी से, उस हिसाब से। ठीक है, आगे चलेंगे। ये कह रहा है कि
जो संकल्पनाएं या संकेत है, ये कह रहा है कि जब भी हम बता रहे होते हैं जनसंख्या को, मतलब कि किसी भी तरीके से बताते हैं, तो वो दो तरीके होते हैं। जैसे कि हम बताएंगे परसेंटेज में या फिर अनुपात के अंदर बताएंगे। परसेंटेज तो आपको पता ही है, ये परसेंटेज होता है इस तरीके से, यानी कि ये और ये ऐसे करके बताते हैं हम जनसंख्या को परसेंटेज में, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है हमारा अनुपात में, जैसे कि 9:6 इस तरीके से, ठीक है। यानी कि एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे बताते हैं जनसंख्या को, हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये तरीका होता है हमारा। उसके बाद एक और चीज़, प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ जब हम जनसंख्या को गिन रहे होते हैं, क्योंकि देखो लोग जो है, कुछ जो डिलीवरीज होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो घर पे ही होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे घर पे पैदा हो जाते हैं। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है उसको पता नहीं चलता कि बच्चे कितने पैदा हुए हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है तो वो घर पे ही अंतिम संस्कार कर देते हैं, हॉस्पिटल तक वो व्यक्ति जा ही नहीं पाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाता कि कितने लोग मरे हैं। तो ये भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं इंडियन सोसाइटी में। और प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं जब ये शून्य हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि मैंने बताया एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी जगह पे मतलब कि एक व्यक्ति मर रहा है, उसकी जगह पे एक बच्चा पैदा हो रहा है हर दिन। तो ये क्या है, यहाँ पे संतुलन है, जहाँ फिर या तो जनसंख्या बढ़ भी नहीं रही है यहाँ पे, और ना ही तो कम हो रही है, माइनस में भी नहीं जा रही और ना ही प्लस में जा रही है, तो ये नॉर्मल है, इसको हम कहते हैं शून्य, ठीक है। तो ये कहते हैं प्राकृतिक दर कह रहे हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे एक शब्द मिलेगा आपको, ऋणात्मक समृद्धि। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, एक मिनट, हाँ। तो क्या होता है इसमें, ऐसी कंडीशंस जो होती है ना, ऋणात्मक वृद्धि जो होती है, समृद्धि होती है, आपको ये बाहर के देशों में मिलेगी जो विकसित देश हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रजनन दर जो है, पैदा जो बच्चे हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है, जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो जो है मरेंगे ज़्यादा व्यक्ति, और उनकी जगह पे जो खाली स्थान भरेंगे वो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग मरे हैं, लेकिन बच्चे जो पैदा हुए हैं एक दिन में वो सिर्फ और सिर्फ 8 हुए हैं या 5 हुए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो आंकड़ा होता है वो जा रहा होता है माइनस पे। जैसे कि रशिया में आप देखते हो, रशिया में भी ऐसी चीज़ चल रही है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पैदा कम हो रहे हैं लेकिन मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके अलावा जनसंख्या समृद्धि क्या होती है, जनसंख्या समृद्धि मतलब तेज़ी से बढ़ना, जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है उसको कहते हैं। उसके बाद एक होता है प्रजनन दर, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसको प्रजनन दर कह रहे हैं। इसका अर्थ बता रहे हैं कि 1000 स्त्री है, एग्जाम्पल के तौर पे आप माने, जिनकी उम्र होती है 15 से 49, ये क्या होती है, ये प्रेगनेंसी की उम्र होती है, यानी कि तब तक आप बच्चे पैदा कर सकते हो 15 साल के बाद, और 49 साल से पहले तक, ठीक है। यानी कि 50 साल तक अगर आप हो गए हो तो आप बच्चे पैदा करने लायक नहीं हो अब, या फिर 15 साल से जो कम उम्र की महिलाएं हैं वो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक आंकड़ा होता है, लेके चलना होता है आपको। इसमें क्या होता है, अगर 1000 महिलाएं हैं, 1000 महिलाओं में से जितने महिलाएं बच्चे पैदा कर रही है, ठीक है, यानी कि वो बच्चे जो कि जीवित हैं, यानी कि 1 साल है, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में जितने महिलाओं के बच्चे जीवित रहेंगे उसको हम बोलेंगे प्रजनन दर, ठीक है। समझ रहे हो आप, प्रजनन दर हम किसको बोलेंगे, यानी कि जो बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन जीवित हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रजनन दर, ठीक है। आगे चलेंगे, एक यहाँ पे शब्द दे रखा सकल प्रजनन दर, इसको भी समझ लो आप। प्रजनन दर या सॉरी सकल प्रजनन दर से हमारा मतलब यहाँ पे बता रहा है कि अ, एक एक क्षेत्र है, वहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि 10 लोग मरे हैं, तो जो महिलाएं हैं वहाँ की वो लगभग 10 बच्चे ही पैदा करेगी, उससे ज़्यादा नहीं, पर कम ज़्यादा नहीं करेगी, उससे कम नहीं करेगी, यानी जितनी ज़रूरत है उतने ही बच्चे पैदा होंगे वहाँ पे, उससे एक्स्ट्रा नहीं होंगे, ठीक है। जनसंख्या बढ़ाएंगे नहीं वो, उसको संतुलन रखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल रहे, इसको हम कहते हैं सकल प्रजनन दर, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से मतलब है जो बच्चे, जैसे कि एक आंकड़ा लेकर चलते हैं,
1000 बच्चे पैदा हुए हैं एक दिन में, उनमें से 1 साल से पहले जो बच्चे मर जाएंगे वो उनको माना जाएगा मृत्यु दर के अंदर। ठीक है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर क्या होती है, यानी कि बच्चे पैदा करते समय जो महिलाएं होती है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम कहते हैं। ठीक है। यानी कि 1000 महिलाएं हैं, उन्होंने बच्चे पैदा किए और उस समय उनकी मृत्यु हो गई, जैसे कि 1000 महिलाएं हैं उनमें से 50 महिलाओं की मृत्यु हो गई, उसको कहते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक है। यानी कि इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद स्त्री पुरुष अनुपात वही होता है, यानी कि 1000 पुरुष मान के चलो, उनके पीछे कितनी महिलाएं हैं शादी करने के लिए, यानी कि जैसे कि 1000 पुरुष है तो 1000 महिलाएं होनी चाहिए ना, यानी कि एक एक शादी कर सके ताकि। पर इंडिया में ऐसा नहीं था। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 1000 पुरुष हैं तो उनके लिए महिलाएं कितनी हैं, 942 महिलाएं थी लगभग, 242 मान के चलते, 942 सॉरी। ठीक है। तो ये कहते हैं स्त्री पुरुष अनुपात, यानी कि कितने पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं हैं, जो कि यहाँ पे दी हुई है आपको। देखो ये रही, इस तरीके से महिलाओं का जो है आंकड़ा चलता है, यानी कि वो पुरुषों से कम ही रहती है हमेशा, अभी तक का जो आंकड़ा आया है 2011 में। उसके अलावा जनसंख्या की आयु संरचना क्या होती है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप के घर में कितने लोग हैं, लगभग मैंने मान लिया कि 20 लोग आपके घर में हैं। ठीक है। उनमें से यहाँ पे देखा जाता है कि कितने लोगों की जो उम्र है वो सेम है। फॉर एग्जांपल आपके माता पिता, उनकी उम्र आपको मान के चलनी पड़ेगी 45 साल है। ठीक है। जो दोनों की मतलब लगभग इतनी है, 45 साल है, या फिर एक की उम्र 40 होगी, आपकी मम्मी की उम्र कम हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या है, एक अनुपात होता है स्त्री जनसंख्या की आयु संरचना से ये बता रहे हैं ये लोग। ठीक है। यानी कि एक घर में कितने लोग की उम्र क्या है, घर का नहीं मान रहे यहाँ पे, ये देश को देखते हैं कि एक देश में मैक्सिमम एज के लोग कितने हैं। ठीक है। जैसे कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि 47% या 50% के आसपास आपको युवा मिलेंगे, यानी कि जिनकी उम्र 15 से 18 या फिर 25-30 साल के आसपास की है। ठीक है। अब प्राश्रिता अनुपात जनसंख्या, इसको क्या बोलते हैं, ये लोग वो होते हैं जो कि किसी पर आश्रित होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है प्रा आश्रित। ठीक है। आश्रित मतलब यानी कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो कि 60 साल से ऊपर के हैं या फिर 64 साल से ऊपर के हैं, जो कि काम नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि जो 15 साल से कम उम्र के होते हैं, वो आश्रित होते हैं अपने माँ बापों के ऊपर। ठीक है। ऐसे ही जो बुजुर्ग होते हैं वो भी अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं कि उनको वो पालेंगे, उनको खाना देंगे। इसको कहते हैं आश्रित अनुपात जनसंख्या। अगर ये किसी देश में बढ़ रही है तो खतरा है। ठीक है। माने कि जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो कम है ना। हमारे भारत में तो अभी ऐसा नहीं है, पर जैसे कि युवा वर्ग है हमारे देश में ज़्यादा, तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद क्या होगा, ये भी आश्रित हो जाएंगे किसी के ऊपर, और जो है थोड़ा सा जो है खतरा हो जाएगा। उसके बाद भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि, यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। ये मानना है, ये पता होना चाहिए आपको कि इसके अंदर जो है, जैसे कि ये दिया यहाँ पे दे रखा है आपको, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा जनसंख्या है। ठीक है। यानी कि भारत की जनसंख्या सेकंड नंबर पे आती है वर्ल्ड में। 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 103 करोड़ है, यानी कि 2001 में। अभी आप देखो रहे हो कि भाई लगभग 140 या 150 करोड़ हो गई है। सारणी 1 में देखा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या समृद्धि दर हमेशा ऊंची रही है, और 1901 और 51 के बीच औसत वार्षिक समृद्धि दर जो है 1.33 से अधिक नहीं हुई है, जो कि एक सामान्य बोल सकते हैं हम कि एक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि 900 लोग मरे हैं एक दिन में, उनकी जगह पे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 1000 हो गए, उनको क्या बोल रहे हैं हम, जीवित बच्चे जो है 1000 पैदा हो गए, इनको क्या कह रहे हैं, वृद्धि हो रही है, यानी कि 1.33, यानी कि लगभग 2 लोग एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं हमारे भारत में, जो कि एक नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद ये तो सच तो ये है कि 2011 से 1921 सॉरी 1911 से 1921 के बीच समृद्धि दर
नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से 0 पॉइंट माइनस में जा रही है। यहाँ पे देख रहे हो माइनस लगा हुआ है, यानी कि जो ऋणात्मक, मैंने अभी आपको शब्द का मतलब बताया था, जिसमें कि हमने देखा था कि जिस देश में लोग मर ज़्यादा रहे हैं लेकिन जो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है वो कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो नंबर है वो कम होते रहते हैं, लोगों की जो जनसंख्या है वो कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में जा रहा है। इसका कारण है 1918 से 1919 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी, यानी कि जब ऐसी आप चीज़ देखने को मिलती है आपको, तो इसके पीछे बड़ा रीज़न होता है कोई ना कोई, जैसे कि महामारी आ जाती है या फिर कोई विकसित देश है वहाँ पे आपको ये सब देखने को नॉर्मली मिलता है, वहाँ पे ऐसा होता ही है। ठीक है, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होती है लेकिन जो मरने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे इतना ही समझना है, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर देखने का। और देख लेंगे इसके अंदर कुछ मिलेगा तो बीच बीच में बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना, जिसमें कि ये बता रहा है कि जो भारत है वो युवा वाला देश है, जहाँ पे 15 से 30 साल के जो बच्चे की मतलब की जनसंख्या है वो लगभग 42% है। लेकिन अभी 2001 के आंकड़े के अकॉर्डिंग हम देखें तो 35% हो गई है, यानी कि कम हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक आपको याद रखना है, इतना ही काफ़ी है इसके अंदर हमारे लिए। देखो जो मतलब कि क्यों याद करें फालतू की चीज़ें, जब हमारा कम से ही काम हो जाएगा, मतलब क्यों फालतू का आंकड़ा हम अपने दिमाग में रखे, बोझ रखे अपने ऊपर। भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात, ये भी आपको पता ही है, मैंने बता दिया है आपको। यानी कि अगर 1000 पुरुष है तो उनके पीछे जो महिलाएं हैं वो कमी होगी, यानी कि इतनी हो सकती है 933, या फिर इतनी हो सकती है। तो ये क्या है, स्त्री अनुपात जो है वो कम है पुरुषों के मुकाबले। अभी जब लेटेस्ट न्यूज़ आएगी हमारे पास, 2021 में तो नहीं आई है, बाकी जब देखते कब आएगी तो उसमें पता चलेगा कि कितनी महिलाओं के लिए, मतलब कि कितनी पुरुष के लिए कितनी महिलाएं हैं हमारे भारत में। शायद मुझे लगता है कि वो अब नॉर्मल हो गया है आंकड़ा, अब 1000 पुरुषों के पीछे लगभग 990 महिलाएं तो एटलीस्ट होनी चाहिए अभी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। साक्षरता, तो साक्षरता से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है लोगों की, सर ठीक है, समुदाय के सदस्यों की संस्कृति और आर्थिक कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ती है इससे। 2/3 हिस्सा हमारे भारत में अब साक्षर है, यानी कि 2/3, 2/3 इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि 3 लोगों में से 2 लोग एजुकेटेड है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं साक्षरता दर। आगे चलेंगे। ये नॉइज़ जो भी आ रही है पीछे से इसको इग्नोर करना, ये बहुत दिनों से जो है परेशान कर रहा है, और क्या कर सकते हैं, काम चल रहा है किसी के घर में। ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, अभी आप देखने को मिलता है आपको कि हमारे भारत में जनसंख्या जो थी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में थी, जो काम करने वाले मजदूर थे या फिर जो लोग थे वो गाँव में ज़्यादा रहते थे, खेती वगैरह करना, और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए थे। तो आपको ये सब आपने पढ़ रखा है पहले भी। पर अभी जो है रुझान शहरों की तरफ ज़्यादा हो गया है, नगरों में लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि काम धंधे के लिए डेफिनेटली, क्योंकि उनको काम मिल सके, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ध्यान की जरूरत है नहीं। जब भी ये आएगा और ज़्यादा कि कितने लोग शहरों में हैं कितने लोग गाँव में हैं, तो हमें एक आंकड़ा वो भी थोड़ा बहुत जो है याद रखने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ ज़रूरत है नहीं हमें। भारत की जनसंख्या नीति, इसमें कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। येलो जो में लिखा हुआ है ना, जो येलो में लिखा हुआ है वही आप पढ़ना, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं आपको देखने की अभी भी फ़िलहाल, अभी के लिए। तो देखो भारत में क्या है कि जो जनसंख्या है ना इसके ऊपर बहुत मतलब ध्यान देती है भारत। तो सबसे पहली नीति जो थी ना भारत के अंदर जनसंख्या के लिए कम करने के लिए, वो इतने में ला दी थी, यानी कि 1952 में पहली जनसंख्या के लिए एक नीतियाँ ला दी थी कि भाई हमें कंट्रोल करना है जनसंख्या को। ठीक है। हमारा जनसंख्या नीति ने, अब आप पढ़ो ग्रीन वाले को, ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं ना इसको पढ़ो आप।
तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सारा, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी के लिए। तो हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। कठोर भी कह सकते हैं, ठोस भी कह सकते हैं। क्या नाम है? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, इसका नाम बाद में बदल दिया गया था। क्यों बदला, इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। अभी हम पढ़ते हैं पहले। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे हैं। जनसंख्या समृद्धि दर की और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के समाधान से जनसंख्या समृद्धि की दर को धीमा करना। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली यही काम था कि भाई जनसंख्या की जो दर है जिस स्पीड से बढ़ रही है उसको कम करा जाए। ठीक है, कहता वो मतलब एक मुहावरा भी था, कुछ स्लोगन्स भी निकाले थे कि हमारे दो हम दो हमारे दो, इस तरीके से। अब क्या हुआ, दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे ना ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया, उनकी नसबंदी कराई जबरन पकड़ के। और जो कर्मचारी थे गवर्नमेंट के, उनको उन पे दबाव बनाया गया कि आप पकड़ के लाओ लोगों को और उनकी नसबंदी करो। ठीक है, यानी कि जो शादीशुदा है जिनके बच्चे हो गए हैं उनको तो कराया ही कराया, साथ में जो बच्चे नए थे यानी कि जिनकी शादी भी नहीं हुई थी अभी, उनको भी पकड़ के उनकी भी नसबंदी करा दी गई ज़बरदस्ती, क्योंकि रिकॉर्ड में दिखाना था कि भाई हमने इतने लोगों की नसबंदी कर दी है। उसके अलावा महिलाओं को भी जो है नलबंदी होती है महिलाओं की, वो भी कराई गई। उसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ एक नाम हो याद कर लेना। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आपको मिल नहीं रहा मुझे, सॉरी एक मिनट। हाँ ये रहा, यहाँ पे इसका नाम बदल के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम रख दिया गया। ठीक है, पहला नाम कुछ और था। पहले नाम क्या था? पहले नाम था इसका राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दवा बनाना बंद कर दिया क्योंकि जो जनता थी वो परेशान हो गई थी और वो गुस्से में थी। ठीक है, जिसकी वजह से आपने वहाँ पे गवर्नमेंट जो था, जो उस समय शायद बीजेपी सॉरी कांग्रेस थी, उसको हटा दिया गया। मतलब कि जब इलेक्शंस हुए तो वो हट गई, मतलब कि हार गई बुरी तरीके से। उसके बाद जो है ये जो कार्यक्रम था इसको बंद कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया। एक मैसेज के तौर पर छोड़ दिया इसको कि भाई लोग जो है मैसेज पे ध्यान दें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हो खुद भी। अब आप इतने अवेलेबल हो गए हो, मतलब कि आपके अंदर इतनी स्किल्स आ गई होंगी, समझ गए होगा आप चैप्टर को क्या है इसके अंदर। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बाय बाय।